नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। और इसके बाद से ही यह सवाल पूछा जा रहा था कि अब आगे क्या भारत के पास आगे का कोई रोड मैप है, कोई एजेंडा है? और भारत ने आज बड़े साफ साफ शब्दों में बता दिया है कि आगे क्या करना है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी और कार्रवाई करती भारत को दिखनी होगी। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आज भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट सौंपी हुई है पहले से। पाकिस्तान को मालूम है कि ये कौन आतंकवादी हैं, इनके क्या नाम है, ये कहां रहते हैं। और भारत ने अब ऑफिशियली मांग कर दी है कि ये सारे आतंकवादी पाकिस्तान भारत के हवाले करे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान को यह बात बता दी गई है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, यह पाकिस्तान तय करे, वरना भारत जानता ही है कि आगे क्या करना होगा। भारत ने पाकिस्तान को जिन मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट दी है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन भारत का यह साफ साफ मैसेज पाकिस्तान को कि यह आतंकवाद पाकिस्तान उन पर कार्रवाई करे, मतलब इनका खात्मा हो। ये सारे आतंकवादी खत्म किए जाएं, मारे जाएं, या इन्हें भारत के हवाले किया जाए। भारत ने बड़ा स्पष्ट और साफ कह दिया है। और ये विदेश मंत्री के लेवल से कहा गया है कि पाकिस्तान से बात केवल इन आतंकवादियों के खात्मे की करनी है। इन आतंकवादियों के अड्डे पर भारत ने मिसाइल अटैक करके ये तो बता दिया कि ये सब लोग हमारी जद में हैं, ये पाकिस्तान में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अगर पाकिस्तान इन पर कार्रवाई नहीं करेगा, इन्हें पकड़कर भारत के हवाले नहीं करता, तो भारत इन पर आगे फिर कार्रवाई करेगा। और इस बार भारत वो सब ड्रामा पाकिस्तान से नहीं चाहता है कि पकड़ लिया, इंटरनेशनल प्रेशर में किसी को दिखाने के लिए सेफ हाउस में डाला, किसी को जेल में कुछ हफ्तों महीनों के लिए डाला, बाद में उनको आजाद कर दिया, और ये ड्रामा चलता रहा सालों साल। अब भारत इस सब में बिल्कुल यकीन नहीं करेगा, ना पाकिस्तान के झूठे आश्वासनों पर यकीन करेगा। भारत इनके खिलाफ कार्रवाई चाहता है, और वो कार्रवाई सिर्फ दो किस्म की हो सकती है। या तो इन्हें पकड़ के भारत के हवाले किया जाए, या फिर इन्हें खत्म किया जाए। अब इस लिस्ट में हाफिज सईद भी है, मसूद अजहर भी है, सैयद सलाउद्दीन भी है, दाऊद इब्राहिम भी है, तलहा सईद भी है, जकीउर रहमान लखवी भी है, साजिद मीर भी है। और ये सारे आतंकवादी पूरी दुनिया जानती है कि ये पाकिस्तान में रहते हैं। यहां तक कि ये कहां रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, इनका इलाका कौन सा है, मोहल्ला कौन सा है, ये सारी लोकेशंस हमें भी मालूम है और पाकिस्तान तो जानता ही है। और भारत इनके बारे में वक्त वक्त पर पाकिस्तान को लिस्ट में जानकारी देता आया है। इनमें से कई आतंकवादियों को तो वहां की पुलिस, सेना, आईएसआई का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, कई को वहां की आर्मी सीधे सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन भारत ने आज साफ साफ कह दिया कि आतंकवादियों का अब कोई प्रोटेक्शन नहीं, बल्कि इन पर एक्शन लेना होगा पाकिस्तान को। और अगर पाकिस्तान इन पर कार्रवाई नहीं करता है तो फिर भारत एक्शन करेगा, जैसा करके दिखा दिया था 7 मई को। पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों पर सीधा हमला करके, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। लेकिन फिर भी ये इन आतंकवादी संगठनों के टॉप कमांडर, इनके अगवा, इनके प्रमुख, ये अभी भी पाकिस्तान में जिंदा हैं। आपने देखा था कैसे आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान की फौज के जनरल पीछे खड़े हुए थे, उन्हें सैल्यूट कर रहे थे। पाकिस्तान का आर्मी चीफ उनके जनाजों में फूल भेज रहा था। भारत ने आज साफ कर दिया है कि पाकिस्तान अगर चाहता है कि भारत उसके साथ शांति का रुख अपनाए, तो उसे यह करके दिखाना होगा। ये सारे आतंकवादी हमारे हवाले करने होंगे। सुनिए जरा विदेश मंत्री की बात। I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks which are feasible. तो आपने देखा विदेश मंत्री ने कहा कि बातचीत अगर आतंकवादी कैसे भारत के हवाले हों इस पर करनी है तो केवल इसी पर मुमकिन है, और किसी चीज पर भारत फिलहाल पाकिस्तान से कोई बात नहीं करना चाहता। अब आप देखिए ये कौन कौन से आतंकवादी हैं। हमने 6 और 7 मई की रात जो इन पर कार्रवाई की थी, उसमें इनके 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, ये दुनिया जानती है। मेरे साथ एयर मार्शल संजीव कपूर साहब हैं। सर स्वागत है आपका। मेरे जनरल के सिन्हा जी आ चुके हैं, स्वागत सर। एयर कमोडोर एस बहल साहब हमारे साथ हैं। अब भारत ने साफ कह दिया कि अगला कदम ऑपरेशन सिंदूर का इन आतंकवादियों के जो आका हैं इनको भारत के सौंपने पर जाकर के खत्म होता है। और यह कदम भारत खुद उठा लेगा, लेकिन बेहतर है कि उससे पहले पाकिस्तान उठा ले और उन्हें भारत के हवाले करे। ये लोग कौन है? आप सब इनके चेहरे पहचानते हैं और इनकी करतूत भी जानते हैं। ये हाफिज सईद है,
ये हाफिज सईद अब भारत को जिंदा नहीं देखना चाहिए। ये हाफिज सईद या तो भारत के हवाले हो, वरना ये दुनिया से उठ जाए। सीधे ऐसे मसूद अजहर, बहावलपुर में आपने देखा था, इसके खानदान के 14 लोग मारे गए थे। अब ये मसूद अजहर फिलहाल जिंदा है, जो उस हमले के बाद कह रहा था काश मेरी मौत हो जाती, काश मैं मारा जाता। तो अब वक्त इसका आ गया है कि या तो ये मारा जाए या भारत के हवाले किया जाए। ठीक ऐसे ही सैयद सलाउद्दीन जो हिजबुल मुजाहिदीन का है, इसका वक्त भी अब पूरा हो चुका है। हिजबुल मुजाहिदीन का सैयद सलाउद्दीन हो, चाहे जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर हो, या फिर लश्कर तैयबा का हाफिज सईद हो, ये सब भारत को चाहिए। और ये शख्स भी साथ साथ दाऊद इब्राहिम, जो दुनिया जानती है कि कई दशक से ये रह रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, और इसका ठिकाना कराची है, कराची में रहता है, वहां से अपना बिजनेस ऑपरेट करता है। इसके मोहल्ले, गली नंबर, एड्रेस और घर का पता तक मालूम है भारत को, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इस पर कार्रवाई नहीं की, कभी स्वीकार नहीं किया कि ये पाकिस्तान में, लेकिन सबको मालूम है कि ये कराची में रहता है। और ये भारत में बॉम्बे ब्लास्ट का दोषी है, जिसमें बहुत सारे लोग हमारे जो हैं उनकी जान गई थी, और अब ये व्यक्ति भी भारत को सुपुर्द किया जाना चाहिए। सैयद सलाउद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन, कश्मीर में आतंकवाद का सबसे बड़ा चेहरा एक वक्त में हुआ करता था, और ये पीओके में रहता है, मुजफ्फराबाद में रहता है, ये सब जानते हैं। मसूद अजहर बहावलपुर में, यानी जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, और हाफिज सईद तो लाहौर में ही रहता है। इस लिस्ट में कुछ और भी नाम है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इनके अलावा भी ऐसे और लोग हैं जो अब भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, लेकिन ये लिस्ट हमें छोटी करनी है, और ये लिस्ट छोटी तभी हो सकती है जब ये लोग या तो भारत की जेल में हो या इस दुनिया में ही ना हो। तो ये भी आप देख लें। इनमें अगला नाम है तलहा सईद का। यह हाफिज सईद का बेटा है और इस वक्त लश्कर तैयबा के ऑपरेशंस देखता है। ये भी लाहौर में ही रहता है हाफिज सईद के साथ। ज़कीउर रहमान लखवी, इसे कौन भूल सकता है। ज़कीउर रहमान लखवी भारत में 2008 के 26/11 हमलों का एक टॉप लेवल का आरोपी है। ये सीधे आतंकवादियों के संपर्क में भी था और आतंकवादियों को ट्रेन करने वाला भी यही व्यक्ति था। अजमल आमिर कसाब जो भारत में पकड़ा गया था जिंदा, उसको ट्रेनिंग देने वाला और उसके साथ आए 9 और आतंकवादियों को ट्रेन करने वाला, बंदूक चलाने से लेकर हथियार चलाना और उनको फिर कैसे भारत पहुंचाना, ये सब इसी ज़कीउर रहमान लखवी का ब्रेन सब कुछ इसके दिमाग से निकला था। और यह भी लश्कर तैयबा का है। और ऐसे ही ये साजिद मीर जिसकी एक फोटो इस वक्त केवल दुनिया के पास है और वो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये भी लाहौर में है और ये भी 26/11 हमलों में पूरी तरीके से शामिल था। तो इसका भी वक्त जो है पूरा हो गया है। लेकिन ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, आप इसका जरा अंदाजा लगाइए। बहुत से लोग भारत में ही पूछ रहे थे अब भारत क्या करेगा आगे। अभी कह दिया प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसका मतलब आगे क्या हमने कोई शर्त पाकिस्तान के ऊपर लगाई जब उसने हमसे सीज फायर की मांग की? तो शर्त नहीं, बल्कि पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया गया है कि ये आतंकवादी अब हमें हमारी जेलों में चाहिए, वरना फिर वही होगा जो 6-7 मई की रात को हुआ था। बैल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सबसे अहम बात इसमें यह आ जाती है कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली मैसेज दे दिया है कि बात होगी तो सिर्फ टेरर पे होगी, बात होगी तो सिर्फ पीओके को वापस करने में होगी। और इससे पहले वाले में अगर हम चले जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये वो लोग हैं मसूद अजहर, जिसको आप जानते हैं 814 हाईजैक के बाद से जितनी भी एक्टिविटीज हुई है, चाहे वो पार्लियामेंट अटैक है, मुंबई अटैक है, पठानकोट है, पुलवामा है, ऐसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इतने मासूम लोगों का खून है इसके हाथ में। इसने कहा जब इसके 12-13 लोग मारे गए फैमिली के कि मुझे भी उठा लेता अल्लाह। मैं कहता हूं तुम्हें उठाएंगे, या तो तुम्हारी गवर्नमेंट इनको हमें हैंड ओवर करे या इसे मारा जाए। आप दूसरा नाम देखिए, हाफिज सईद लाहौर में घूम रहा है, 3 टियर सिक्योरिटी है इसके पास, ब्रिगेडियर अलॉटेड है पाकिस्तान आर्मी से इसकी सिक्योरिटी के लिए, घर के चारों तरफ मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। यह इंसान वो है जिसने अभी करवाया है पहलगांव। आप बाकियों यहां पे बिल्कुल सही कह रहे, हाफिज सईद वो इंसान है जिसका इन्वॉल्वमेंट इस पहलगांव अटैक के अंदर है। इसे भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और ये लोग वो कैंसर हैं जो कि ना केवल पाकिस्तान की अंदरूनी शक्ति को खत्म कर रहे हैं, ये वो कैंसर है जो पूरे साउथ एशिया के अंदर सबको बर्बाद और तबाह कर रहा है। और ये वो कैंसर है जो धर्म के नाम में एक मुस्लिम कैलिफेट की बात करता है, भारत को बांटने की बात करता है, भारत को तबाह करने की बात करता है। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। सैयद सलाउद्दीन और उनके बाद जो दाऊद इब्राहिम, ये सब के सब आपके सामने, हिजबुल मुजाहिदीन का क्या नहीं किया इसने।
और ये वो है जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर ऐसी फौज तैयार करने की कोशिश की है जो लोकल से हो और ओवरग्राउंड वर्कर्स हो। ऐसे लोगों का जिंदा रहना कोई नहीं है। बहुत ही अच्छी चीज कही है। आज तक भारत इन सब के नाम पते एक फाइल में लिख करके पाकिस्तान को सौंपता रहा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने सब कुछ बदल दिया है। और इसमें बड़ी खबर यह है कि यह है भारत की पाकिस्तान से अगली डिमांड। ये शर्त नहीं, डिमांड है, जो अगर वो पूरी नहीं करेगा तो फिर वो उसका अंजाम भुगतेगा, जैसे उसने आज से कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर में भुगता था। अब ये लोग सिर्फ भारत की जेल में चाहिए, इसके अलावा और कुछ मंजूर आप जेल में कह रहे हैं, मुझे चाहिए इस धरती पे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए ये लोग जहां पे चाहते हैं ये जन्नत, वहां जन्नत पे इनको जाना चाहिए। और बड़ी चीज ये है कि अब न्यू नॉर्म है। अभी वो भारत नहीं है कि आप अटैक करते रहेंगे और हम कहेंगे न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, हमें नहीं अटैक करना। अब वो भारत है कि अगर आपने टेरर एक्ट किया तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर गिनेंगे, घुस के मारेंगे जाके अंदर, और हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे आतंकवादी में और वो मिलिट्री वाले लीडर जो इनको पनाह देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इन सब का पता तो सब जानते हैं, किससे छुपे हैं ये लोग। हाफिज सईद खुलकर वहां पर रैलियां करता है, चुनाव लड़ता है पार्टी बना करके। ऐसा आतंकवादी जो यूनाइटेड नेशंस की और यूएस की टेररिस्ट लिस्ट में, प्रोस्क्राइब लिस्ट में, दुनिया ने इसके ऊपर अरबों लाखों मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनाम रखा हुआ है इस सैयद मसूद अजहर के ऊपर। दुनिया इनको ढूंढ रही है, ढूंढ कहां रही है, इनके पते तो सबको मालूम है। तो अब वक्त जो है केवल लिप सर्विस का नहीं है, अब वो वक्त खत्म हो गया। भारत उससे बहुत आगे बढ़ चुका है। अब कोई आपको पाकिस्तान को जाकर के इनके नाम नंबर नहीं देने वाला। सबको, विदेश मंत्री के शब्द हैं, यू नो व्हाट टू डू। पाकिस्तान को मालूम है कि ये लोग कौन है और उसे मालूम है कि उसे करना क्या है, तो करे, इनको पकड़े और पकड़ के भारत के हवाले करे, वरना उसके आगे भी जो करना है वो करे, वरना भारत को वो करना पड़ेगा। अब यही है नया नॉर्मल, ये है भारत की नई नीति आतंकवाद को लेकर के, और इसका अल्टीमेटम पाकिस्तान को आज भारत के विदेश मंत्री ने साफ साफ दे दिया है। कपूर साहब, आप अगर आपके व्यूअर्स अगर जानते हो तो 1989 में जब रशियन, तब सोवियत फोर्सेस थी, जब वो वापस गई रशिया वापस, तो उसके बाद से ये जितने मुजाहिदीन वहाँ ट्रेन किए गए थे अफ़गानिस्तान में लड़ने के लिए, उनके पास कोई काम बचा नहीं। और अगर आप रिकॉल करें हिस्ट्री में, तो उसी के बाद ये कश्मीर की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, बिकॉज उनको अब एक जगह चाहिए थी, ट्रेंड हैं, वहाँ से रशियन फोर्सेस चली गई हैं। एंड एक सबसे अच्छी चीज़ जो जानकारी की आपके व्यूअर्स को पता होनी चाहिए कि जो विदेश है, जो स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। बिल्कुल सर। तो ये चीज़ हमारे को समझनी चाहिए कि अभी जब 7 तारीख को स्ट्राइक हुआ, तो उसका जो जनाजे का जो लीडर था, जो प्रेयर कर रहा है, उसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बाउंटी है, और वो टीवी में सबको दिखाई दे रहा है। कल रात की तस्वीर जो सीरिया में अल सैद, जो अभी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उसके ऊपर $10 मिलियन की बाउंटी थी, और वो कल डोनाल्ड ट्रंप के साथ एज हेड ऑफ द स्टेट बगल में बैठे हैं। तो ये चीज जब समझनी चाहिए। और 1989 के बाद पूरी दुनिया में जहां पे भी टेरर अटैक हुआ है, कहीं पे भी, पूरी दुनिया में कहीं, चाहे बाली के ब्लास्ट ले लीजिए, चाहे 9/11 ले लीजिए, चाहे उसके तार यहां पे जुड़ते हैं, इस देश में आके जुड़ते हैं। एंड ये हमारे को एज एन इंटरनेशनल कम्युनिटी सबको साथ होके करना है। बट जैसा मैंने आपसे कहा कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और जहाँ पे दबाव बनाना चाहिए, जहाँ पे हमारे को एज ए ग्लोबल एंटिटी हमारे को काम करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। सर, इस पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है, मुझे पता है आपने एक बार कहा था अभी पीछे कि ये पाकिस्तान तो अमेरिका का ब्लू ऑयल बॉय रहा है, तो फिर ये ड्रामा क्यों इनके ऊपर, इनकी अरबों रुपए का इनाम रखना? मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि इनका एक लाडला बच्चा है। तो 79 से जब वहाँ पे मुजाहिदीन की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई CIA के फंडिंग से, तो वो लाडले बच्चे को इतना प्यार करते हैं कि वो इनको छोड़ नहीं सकते। लेकिन इस बार भारत ने जो किया है उसमें 2-3 बहुत अहम बातें हैं। जो प्रधानमंत्री कहते हैं आतंकवाद का अंजाम ऑपरेशन सिंदूर होगा। दूसरी बात, न्यूक्लियर ब्लैकमेल में अब भारत नहीं आने वाला। तो पाकिस्तान को पता है कि अगर भारत अब कुछ कह रहा है तो वो करेगा, अब वो उसकी किसी गीदड़ भपकी के अंदर नहीं मानने वाला। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जैसा सर अभी कह रहे थे, ये वेस्ट के, अमेरिका के और यूरोप के और वेस्टर्न कंट्रीज के डबल स्टैंडर्ड हैं। ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसे जानते भी हैं, लेकिन फिर भी उसे प्रश्रय देते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। उसे एक तरीके से कहना यह चाहिए कि उसको इंसेंटिव देते हैं। पाकिस्तान के पास हथियार कहां से आते हैं?
तब किसी को उनको नहीं मालूम है कि वहां ये सारे आतंकवादी रहते हैं, लेकिन भारत ने इस बार परवाह उनकी भी नहीं की और भारत ने किसी की ओर नहीं देखा ऑपरेशन सिंदूर करते हुए, ओसामा अपने बिन दम पे लादेन किया। और ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए अफगानिस्तान पे चढ़ाई हो गई, इतने साल लड़ाई लगती रही और वो यही मिला बगल में उसके। हाँ, तो ये है डबल स्टैंडर्ड्स। बट सर हम तो इस बार किसी के भरोसे नहीं थे ना, हमने तो अपनी कार्रवाई अपने दम पर की। अभी एक नया भारत दुनिया देख रही है, सक्षम भारत, और मेरे हिसाब से ये जो 4 दिन की ऑपरेशन हुई है, इससे भारत बहुत स्ट्रांग स्थिति में उभर के आया है कि हमने जो भी कार्य किया है, हम किसी और देश के ऊपर निर्भर नहीं थे। जो चीज़ें सफल हुई हैं उसमें ज़्यादातर हाथ हमारा अपना इंडिजिनस प्रोडक्ट्स का था। तो कहीं ना कहीं विदेश ने सोचा कि भारत जो कि इंपोर्टेड लार्जेस्ट इंपोर्टर है आर्म्स एंड एम्युनिशंस का दुनिया में, वो हमारी मदद के बिना कुछ नहीं कर पाएगा, बट हमने उसके विपरीत करके दिखाया है। तो ये जो संदेश गया है, ये उनको भी नहीं पसंद आ रहा वेस्ट में। अब ये संदेश पाकिस्तान को गया, अब ये पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि अब ये भारत जो कुछ कह रहा है तो वो उसे करके दिखाएगा। ये केवल भाषण नहीं है, ये केवल लिप सर्विस नहीं है। सिन्हा साहब, आज भारत कह रहा है पाकिस्तान से कि ये सारे आतंकवादी हमारे हवाले करो, तुम्हें मालूम है क्या क्या करना है, वरना तुम जानते हो भारत क्या करेगा। सौरभ जी देखिए, जो परिस्थितियां हमने बनाई हैं 4 दिन के और खास करके 10 के बाद, उसके बाद और जो एक्सपोजर मीडिया ने किया है, हमारे मीडिया ने एक्सपोज किया है पूरा, वो भी एक वॉरियर की तरह काम किए हैं। मिनट टू मिनट इनका जो जगहों में जाना, खास करके भावलपुर में और मुरीद के अंदर में जो सुपर्दे खाक के समय, कि किस तरह से पूरे के पूरी तंत्र जो उस खास करके एएसआई के और जो मिलिट्री वाले, वो पीछे पंक्तियों में खड़े थे, आगे पंक्तियों में वो ये आतंकवादी थे, और उनके ऊपर में अमेरिका यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। यदि आप बोलिएगा हाफिज सईद, कोई ऐसा नहीं है, यूएन ने उसको टेररिस्ट घोषित किया हुआ है, $10 मिलियन के उसके सर पे है। और ये यदि आप उसको कहते हैं कि आप वापस करो ये, और क्योंकि आपने कहा है कि थमा है, अभी थमा है, हमने कोई ऐसा नहीं परमानेंट डिसीजन ले लिया है कि ये सीज़फायर है, वो जारी रहेगा। तो ये मैसेजिंग केवल ऐसा खोखला नहीं है और इसके बहुत इम्प्लीकेशन। सर ऐसा कहें कि ये एक मोहलत दी है पाकिस्तान को भारत के अगले एक्शन से बचने के लिए कि तुम खुद इनको हमारे हवाले कर दो, वरना हम तो कह रहे हैं हमारा ऑपरेशन आतंकवादियों के खिलाफ जारी है, हम इनको मारेंगे। देखिए, जब आप चारों तरफ से पकड़ लेते हैं तो ये तो बहुत छोटे बेट हैं। आपने पानी रोक दिया, वो गड़गड़ा रहा है कि छोड़ दो। पहले तो कहता था कि रोकोगे तो हम मार देंगे, ये कर देंगे, डैम पे तोड़ देंगे हम अपने न्यूक्लियर बोगी तो आपने खत्म कर दिया। वो आपने कहते हैं कि नहीं, वो हम नहीं देंगे। यदि बातचीत होगी, केवल इनके एक्सचेंज में होगी। आज उन्होंने इसी के ऊपर बात किया, बातचीत हमने शुरू कर दिया आपसे कि देखो इनके लिस्ट जारी हैं, ये लोग हैं, आप वापस करो। लेकिन सर हकीकत हमें भी मालूम है, हम भी जानते हैं पाकिस्तान क्या है। अभी आप कह रहे थे ओसामा बिन लादेन वहीं एबटाबाद में पकड़ा गया, इनकी मिलिट्री एकेडमी के एक मिलिट्री बेस के बिल्कुल बगल में पकड़ा गया था। उसने जब अमेरिका को इतने साल बेवकूफ बनाया, उसके अरबों डॉलर ले लिए। वॉर अगेंस्ट टेरर लड़ रहा था एलआई की तरह पाकिस्तान अमेरिका को सालों साल मूर्ख बनाता रहा, और जब अमेरिका को पता चला तो वो हेलीकॉप्टर भेज के उसको पकड़ के ले आया एक दिन अचानक। तो जिसने ओसामा बिन लादेन नहीं दिया, वो इनको भी क्या देगा सर? इनको मारना तो भारत को खुद ही पड़ेगा। क्यों बैल साहब? बिल्कुल सही कह रहे। देखिए, हर इंसान को, हर देश को, हर नेशन को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, कोई उसकी मदद नहीं करता। आप किसी भी सिचुएशन में फंसते हैं, आपको निकलना, उभरना उससे अपने आप ही पड़ता है। और ये हमारे लिए ही नहीं, हम पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा फेवर करेंगे जो ये आतंकियों को हम इस दुनिया से इजाद कर दें। और सबसे बड़ी बात यह आती है कि ये आतंकी जब तक रहेंगे और जब तक पाकिस्तानी जनरल रहेंगे और इनको पनपते रहेंगे और इनको सपोर्ट देते रहेंगे, इनको फाइनेंस करते रहेंगे, इनको स्पॉन्सर करते रहेंगे, तब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। तो यह लड़ाई अभी शुरू हुई है और इस लड़ाई का अभी अंत नहीं होगा। इस लड़ाई का अंत तब तक होगा जब तक हम जड़ें नहीं काट देंगे आतंकवाद की, और ऐसा प्रेशर नहीं बनाएंगे और ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जहां पे पाकिस्तानी जनरल खुद अपनी आवाम के सामने। एक लाइन में कहूं, भारत ने इतनी बड़ी कार्रवाई प्यादों को मारने के लिए थोड़ी की थी। बिल्कुल, कम से कम ये जिन आतंकवादियों के जो आका हैं, सरगना है, जो कम से कम ये तो खत्म होने ही चाहिए। फुल स्टॉप लगेगा आतंकवाद पर एक दिन जरूर, लेकिन उस बीच में कड़ी ये भी है कि ये इनका नंबर तो आए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आपको दिखा रहा हूं। पहली बार उन्होंने माना कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने सीज फायर नहीं कराया। देखिए, एक और बड़ी खबर, भारत लगातार यही कह रहा है
ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कोई मध्यस्थता नहीं कराई थी। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान कि मैंने सीज फायर नहीं कराया, मतलब भारत जो कह रहा है वो बात सही है और अब ट्रंप भी मान रहे हैं। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने सीज फायर कराया, और वो साफ साफ कह रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता नहीं कराई। लेकिन अमेरिका का एक रोल रहा पाकिस्तान से बात करने में। खास तौर पर अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी बात की, और ट्रंप एक बात देखिए, उन्होंने कहा जो वो पहले भी कह रहे हैं कि अलग किस्म की मिसाइलें तैयार हो चुकी थी। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हालात जो हैं आगे बढ़ते तो लाखों लोगों की जान जा सकती थी। और इस वक्त मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ी चर्चा क्या है। इस वक्त चर्चा है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान में क्या कर रहा है, और खबर है कि आसिम मुनीर अब अपने न्यूक्लियर हथियार शिफ्ट कर रहा है। आज पाकिस्तान के इन्हीं न्यूक्लियर ठिकानों की पहली को भी हम डिकोड करने जा रहे हैं आपके सामने। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रोकने की अंडरस्टैंडिंग के बाद ये सारी बातें चल रही हैं कि क्या भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों के करीब पहुंच गया। भारत ने हमला किया, इस बात की भारत की सरकार ने बिल्कुल पुष्टि नहीं की है, लेकिन चर्चा यह है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों के पास हमले के बाद पाकिस्तान सख्ते में आ गया था। घबरा करके फिर वो भागा अमेरिका के पास पहुंचा, और अमेरिका ने दोनों देशों से बात की, और इस बात की तस्दीक करती हुई तस्वीर मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने जा रहा हूं। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान में कितने न्यूक्लियर ठिकाने हैं, पाकिस्तान के पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं, और उसका न्यूक्लियर बटन किसके हाथ में है, कौन फैसला करता है, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या समझौता है, हम यह भी आपको बताएंगे। क्या हमें पाकिस्तान के सभी परमाणु अड्डे, स्टोरेज फैसिलिटीज, न्यूक्लियर प्लांट्स, इनके बारे में सब कुछ मालूम है? और पाकिस्तान ने जो हरकत की है उसके बाद अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार उससे छीन लिए जाएं, या फिर उसके परमाणु हथियार दुनिया की निगरानी में हो। लेकिन ये सारी चर्चाएं क्यों हो रही हैं, भारत ने यह बात कही क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान भारत को इसी दौरान, इस पूरे तनाव के बीच हफ्तों से उसका एक एक मंत्री आकर के, एक एक नेता आकर के भारत पर परमाणु हमले की धमकी दे रहा था। और भारत ने भी साफ कर दिया ऑपरेशन सिंदूर से कि इसकी गिदड़ भक्की में अब भारत आने वाला नहीं है। लेकिन एक नाम आपने सुना होगा, किराना हिल्स। ये किराना हिल्स क्या है? दरअसल इस किराना हिल की माना जाता है इसके नीचे टनल बनी हुई है, और वहां पर वो अपने न्यूक्लियर हथियार रखता है। और बहुत से विदेशी एक्सपर्ट्स का यह मानना है, जिसकी भारत बिल्कुल पुष्टि नहीं कर रहा, ना भारत उससे सहमत है। उनका कहना है कि इस किराना हिल्स में जहां ये एटमी हथियार हैं, उन सुरंगों के एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स के करीब मिसाइल गिरी। फिर क्या ना, भारत ने साफ कहा है कि हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन कई विदेशी एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबूत है इस बात के कि भारत की मिसाइल उस किराना हिल्स में न्यूक्लियर टनल्स के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के पास गिरी थी। और एक साफ संदेश था पाकिस्तान को, अगर हम तुम्हारे न्यूक्लियर हथियार जहां रखे हैं उसके पास पहुंच सकते हैं तो तुम्हारा कोई ठिकाना भारत से सुरक्षित नहीं है, हम जहां चाहें वहां वार कर सकते हैं। और विदेशी मिलिट्री एक्सपर्ट तो यह भी कह रहे हैं कि अगर भारत यहां तक पहुंच गया जो वो पहुंचा उनके मुताबिक, तो यह स्पष्ट है कि इस वक्त पाकिस्तान भारत के सामने बिल्कुल लाचार है। और भारत इस युद्ध में क्लियर कट विनर ही नहीं, बल्कि भारत उस परिस्थिति में था जब उसने पाकिस्तान को पलटवार करने की क्षमता में रखा ही नहीं, उसकी सारी पलटवार की क्षमता ही भारत ने जो है वो खत्म कर दी थी। मैं एक कमेंट एयर मार्शल साहब का लेना चाहूंगा। सर, अब ये फिर वही बात है, कौन सच कह रहा है कौन झूठ? हमारे तो एयरफोर्स ने साहब कहा हमें नहीं मालूम किराना हिल्स में क्या है, दुनिया कह रही है किराना हिल्स के पास मिसाइल गिरी है। नहीं, इसके बारे में मुझे भी कोई जानकारी नहीं है कि ये गिरा है। ये मतलब सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप और कुछ हैंडल्स दिखा रहे हैं, बट मैं निजी तौर से इस बारे में जानता नहीं हूँ। बट एक चीज़ ज़रूर है कि इतने सालों से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट वेस्ट को स्पेशली और देशों को ये बोलती आई है कि आप देख लीजिए, क्योंकि अगर हमारे यहाँ कुछ हुआ तो ये न्यूक्लियर हथियार गलत हाथों में ना चले जाएं। जैसे कि 2021 में जब अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ से निकले
तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इक्विपमेंट वहाँ छोड़ के चले गए अफगानिस्तान में, और वो इक्विपमेंट अभी जब बलूचिस्तान की लड़ाई हो रही है उसमें पाए जा रहे हैं, अमेरिकन मेड इक्विपमेंट। तो ये एक फैक्ट है कि जो ये वेपन्स हैं ये आराम से सर्कुलेट हो सकते हैं, और इतनी रेडिकलाइज्ड सोसाइटी है उस एरिया में कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ये भारत की हमेशा से चेतावनी रही है इन देशों को कि जो ये आर्सेनल है न्यूक्लियर वाला, ये किसी गलत हाथ में नहीं आना चाहिए। ऑल्दो सर, भारत और पाकिस्तान के बीच एक अग्रीमेंट है, ये 31 दिसंबर 1988 का, जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और बेनजीर भुट्टो उनकी प्रधानमंत्री थी। तो ये समझौता हुआ था कि 1 जनवरी को हर साल भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधि आकर एक दूसरे की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की फैसिलिटीज और कुछ और जानकारियां जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिस्ट एक शेयर करेंगे। और आपको जानकर शायद ताज्जुब हो कि इस साल 1 जनवरी को भी ये लिस्ट एक्सचेंज हुई थी, 34वें साल लगातार। तो अभी तक तो हम इस समझौते को भी मान रहे थे, लेकिन अब भारत ने कह दिया हम ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल आपका बिल्कुल मानेंगे नहीं। और ये चर्चाएं चल रही हैं कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर हथियारों को शायद अब कहीं और शिफ्ट करना चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि भारत कहीं उन तक भी ना पहुंच जाए। तो ये वो समझौता है जिसकी मैं बात कर रहा था, दोनों देशों के बीच ये द्विपक्षीय समझौता अभी तक तो लागू है, लेकिन आगे ये तब तक ही लागू रहेगा जब तक पाकिस्तान तमीज में रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और वो जो किराना हिल्स की बात मैं कह रहा था आपसे, उसकी चर्चा हमारे यहां उतनी नहीं हो रही जितनी पाकिस्तान में हो रही है कि हमारे न्यूक्लियर स्टोरेज के पास भारत पहुंच गया। जी, ये है सर वो किराना हिल्स। बिल्कुल सरगोधा के नजदीक बना जाता है। देखिए, ये किराना हिल्स का सेंटर पॉइंट है। ये हिल्स जो है 600 से फुट से लेके 1050 फुट तक है, एवरेज उनकी 600 फुट हाइट है। इनको ब्लैक माउंटेन्स भी कहते हैं। 20 किलोमीटर सरगोधा से साउथ ईस्ट पे आता है, और इससे 75 किलोमीटर दूर खुशाब है, जहां पे 4 वाटर रिएक्टर्स हैं जो प्लूटोनियम ग्रेड वेपन बनाते हैं। तो ये वाला जो एरिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने जो अटैक किया सरगोधा, इसको भी अगर थोड़ा सा देख लें तो अगर जो यू शेप्ड इसकी आती है, ये एंट्रेंस है टनल्स की, यानी कि नीचे 45 टनल्स हैं जो 10 से भी ऊपर नंबर की है, और इनके 10 अलग अलग एंट्रेंस पॉइंट है, और इसको रीएनफोर्स कंक्रीट के साथ तो बनाया ही गया है, प्लस ये जो माउंटेन का इसका स्ट्रक्चर है वो भी इसको बचाव करके रखता है। ये कहा जा रहा है कि यहां 2 हिट हुए, लेकिन जो एक्चुअली हिट हमने किए हैं वो उसकी पिक्चर्स हमने पहले आपको दिखाई थी। वो सरगोधा रनवे का क्रॉस पार्ट पे हिट किया और उसके थोड़ा नीचे दूसरे रनवे पे हिट किया। तो यानी कि मुशाफ एयरबेस पे हिट किया था। इसके बहुत 10 किलोमीटर शायद नजदीक है वो, 20 किलोमीटर, लेकिन आता बहुत पास है। हवा में तो 20 किलोमीटर कुछ भी चीज नहीं। हम स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग दे रहे थे कि अगर हम उसको हिट कर सकते हैं तो अगर हम किराना हिल्स को भी, उनके एंट्री पॉइंट्स को भी हिट कर सकते हैं, पर हमने किया नहीं। अच्छा, वो जो मुशाफ एयरबेस है जहां हमने किया हिट, वो जो 20 किलोमीटर इससे दूर बता रहे हैं, इस एक चीज और बताना चाहता था। ये देखिए, ये जो बिल्डिंग है ये ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर व्हीकल्स की बिल्डिंग है, जहां से आप लॉन्च करते हैं स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स। जब मेट हो जाता है न्यूक्लियर वेपन तो इन लॉन्चर व्हीकल से उसको लॉन्च किया जाता है मिसाइल्स। और इसके नजदीक जो सरगोधा एयरबेस है सर, वहां माना जाता है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर केपेबल F-16 भी रखता है, 9th स्क्वाड्रन जिसको कहते हैं। पाकिस्तान एक्चुअली F-16 उसका होम बेस है, JF-17 भी है, पर न्यूक्लियर स्क्वाड्रन जो है उसका, जो न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करने की जो क्षमता रखता है वो वहीं पे है। और साथ में देखिए, हम 2 बात कर रहे थे। ये देखिए, इंटरसेक्शन पे एक अटैक होता है और दूसरा अटैक यहां होता है। तो ये रनवे तो अवेलेबल नहीं है, ये भी उन्होंने काफी क्लियर कर दें। ये हम सरगोधा एयरबेस दिखा रहे हैं जहां हिट किया, किराना हिल्स नहीं। ये सरगोधा एयरबेस का हम लोग आपके सामने बिल्कुल एरियल पिक्चर, और आप देखिए बिल्कुल क्लियर है हिट, एकदम 2 इंटरसेक्शन पे और साथ में रनवे के बिगिनिंग से थोड़ा दूर वहां पे। तो ये दोनों बहुत क्लियरली दर्शाते हैं कि हमारा अटैक जो मिसाइल से हुआ वो इधर। अब किराना हिल्स पे हम कह रहे हैं हमने नहीं किया, लेकिन 20 किलोमीटर दूर तो किया, ये हम मान रहे हैं। और पाकिस्तान की धड़कनें कब बढ़ गई या रुकने के करीब आ गई, जब इसके साथ साथ हमने नूर खान एयरबेस जो रावलपिंडी का है, सिन्हा साहब, वहां भी हमने हिट किया, जहां उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन है जिसको वो SPD कहते हैं। और माना जाता है इसी SPD के हाथ में एटॉमिक वेपन्स की कमान रहती है, फैसले वहीं होते हैं। एब्सोल्युटली सही। जो नूर खान एयरबेस है उससे तकरीबन ये कहते हैं आपका 25 या 30 मीटर जो स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन का हेडक्वार्टर है, उसका हेडक्वार्टर है।
जो उसकी कमांड एंड कंट्रोल का बटन जो होता है, यह हेडक्वार्टर्स है उसके, वो दोनों ही जो आपका इस्लामाबाद और जो इसका GHQ है, इसके बीच की जगह में है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेजिंग है कि स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन ही उसको इनेबल करता है। जी, तो ये नूर खान एयरबेस की तस्वीर इस वक्त आप देख ही रहे हैं। अच्छा, ये सैटेलाइट इमेजेस अब पूरी दुनिया में छाई हुई हैं। सारे एक्सपर्ट, सारे देश, पूरी दुनिया का मीडिया ये तस्वीरें दिखा रहा है कि नूर खान एयरबेस पर हमने कहां पर वार किया था। ये आप देख रहे हैं सर, ये फैसिलिटी क्या हैंगर लगती है, साफ दिख रहा है 10 मई को वहां उसका क्या हाल है। एग्जैक्टली इसका देखिए पूरा विश्लेषण आया था जब हमारे DGMO एयर ने इसको एक्सप्लेन किया था कि हमने क्या किया है। ये 10 तारीख कंक्लूडिंग दिन के दिन हुआ है, ब्रह्मोस से हिट हुआ है और उसकी जो एक्यूरेसी थी 1 मीटर थी। तो इससे इनको पता चल गया कि क्या हम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक जा, ये डेमोस्ट्रेटिव था क्योंकि इसमें हम एयर एसेट को ही हिट किए हैं। जो आपने दिखाया था उस समय एक मेरे ख्याल से टार था, एक पेन था, एक उनका हैंगर था जहां हिट हुआ ये। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से तकरीबन 25 मीटर ऊपर जो आपने बताया जो न्यूक्लियर प्लांट डिवीजन है उसका हेडक्वार्टर है, उसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तो इस्लामाबाद और उनके GHQ के बीच, रावलपिंडी के बीच में है। और एक मैसेजिंग और था, देखिए एक कहूटा है, कहूटा भी बहुत इस्लामाबाद के जो वहां पर उसकी एक्चुअली धड़कन है या हार्ट होता है वो आपके कहूटा है। कहूटा भी एक न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट है और सारी चीज AQ खान ने जब इसको लेकर आए और पूरी जो प्रकल्पना है वो कहूटा से हुई थी। ठीक है, वहां भी वार किया। मार्शल कपूर, क्या हमने किराना हिल्स की बात नहीं करते, हमने मार्शल हमारे एयरफोर्स ने कहा हमने हिट नहीं किया, लेकिन नूर खान एयरबेस स्ट्रेटेजिक मैं आपके व्यूअर्स के लिए बताता हूं कि मेरे हिसाब से जो उस दिन स्ट्राइक्स हुई 11 एयरफील्ड्स में, उसमें जो सबसे ज़्यादा, जैसे आपने सरगोदा का बताया और बाकी एयरफील्ड्स का बताया, बट ये जो है दिस वाज द मोस्ट प्रिसाइज स्ट्राइक जिससे कहीं ना कहीं उनके मन में डर बैठा बहुत ज़बरदस्त। इसके कारण बहुत हैं। सबसे पहले यहाँ पे इट इज़ वेरी क्लोज टू उनके GHQ आर्मी हेडक्वार्टर्स, इट इज़ वेरी क्लोज टू किराना, इट इज़ वेरी क्लोज टू इस्लामाबाद, इट इज़ वेरी क्लोज टू कंट्रोल सेंटर जो आपने बताया। यहाँ पे इनका कमांड एंड कंट्रोल के अलावा कम्युनिकेशन हब है जहाँ पे पूरी एक्टिविटीज़ होती हैं। इनका ऑप्स रूम वहाँ पे है एंड यहाँ पे सारे VVIP फ्लाइट्स एंड VIP फ्लाइट्स तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वहाँ के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी इसी हवाई अड्डे से चलते हैं। इसके अलावा जो चीज़ बहुत कम लोगों को मालूम है, इन एयर ऑपरेशंस जो एयर टू एयर रिफ्यूलर्स और अवैक्स रहते हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। कोई भी ऑपरेशन को ज़्यादा देर चलाने के लिए और उसको एनेबल करने के लिए ये 2 प्लेटफॉर्म सबसे ज़रूरी हैं, एक एयर टू एयर रिफ्यूलर्स IL-78 एंड एक AWACS। ये दोनों भी इसी हवाई अड्डे पे हिट हुए। और C-130 जो जहाज है इनका, जो कि स्पेशल ऑप्स का है और जो ये फिसाइल मटेरियल और ये ले जा सकता है, आ जा सकता है, वो भी वहीं है। ऑलराइट, सो नूर खान की इंपॉर्टेंस मैं फिर कह रहा हूं न्यूक्लियर लिहाज से, और सरगोदा की आपने देख ली। अब इनकी एक और फैसिलिटी है, ये जिन्ना कैंटोनमेंट में है। ये खुचदार शहर है एक पाकिस्तान का, वहां पर माना जाता है कि एक पाकिस्तान जो है यहां पर अपने कुछ स्टोरेज बंकर्स उसने जो है वो रखे हुए हैं। गौरी मिसाइल भी यहां पर बताया जाता है कि एक बार स्पॉट हुई थी। इसके अलावा इसके कोबरा हेलीकॉप्टर्स भी यहां पर देखे गए और कुछ ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स भी। तो अब ये जो मैं आपको इनके सारे ठिकाने दिखा रहा हूं, ये इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से जुड़े हुए हैं, ऐसी जानकारी है। और पाकिस्तान को अब इन्हीं पर वार का खतरा है। उसको लगता है कि उसने जहां पर पूरी न्यूक्लियर जितना वो करता है, तो वो न्यूक्लियर सारे उसके जो इंस्टॉलेशंस हैं, अगर वो भारत के हमलों से सुरक्षित नहीं है तो फिर पाकिस्तान के पास बचा क्या? कन्वेंशनल यानी सीधी लड़ाई में तो वो जीत सकता नहीं है, वो जानता है। अब अगर उसका न्यूक्लियर आर्सेनल भी भारत खत्म कर दे किसी दिन, जिसका उसको डर हमेशा लगा रहता है, तो फिर उसके पास क्या बचेगा? अब ऐसे किरथर है एक जगह, किरथर कार्क। अब यहां भी एक टनल स्टोरेज कॉम्प्लेक्स माना जाता है। ये जिन्ना कैंटोनमेंट से थोड़ी दूरी पर है, 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहां 3 बड़ी सुरंगें हैं, ऐसा माना जाता है, किराना की तरह। और यहां पर काफी खुदाई की गई एक वक्त में, और वो भी सैटेलाइट्स ने पकड़ा, और जिस लेवल की खुदाई यहां पर हुई थी, उससे दुनिया को ये शक हुआ, एक्सपर्ट्स को शक हुआ कि वो यहां कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रहा है। और अब इसके आसपास कोई आबादी नहीं, यानी इंसान
कि बस्ती ही नहीं है इस जगह के आसपास। तो ऐसी जगह पर पाकिस्तान क्या बना रहा है जहां लोग रहते ही नहीं, और वहां इतनी खुदाई किस बात के लिए कर रहा है वो? ये था। और एक कंबर शहर है, कंबर शहदाद कोट के पास है एक इलाका। कंबर में इसके कुछ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बंकर्स हैं, और स्टोरेज साइट जो है वो टनल्स बनी हुई है, उससे इसकी पुष्टि होती है कि यहां भी एक स्टोरेज साइट्स है। कुछ मार्किंग्स भी देखिए इन मैप्स पर की गई है, शायद कि यहां कहां कहां इसके एंट्रेंसेज हैं। कई मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं यहां पर, और इसके थोड़ी दूरी पर एक गैस फील्ड है, और ये एरिया भी पूरी तरीके से अनइनहैबिटेड है, मतलब यहां पर लोग आम मतलब रिहाइश नहीं है किसी की। तो ये बिल्कुल बियाबान में ये बंकर बनाना, बियाबान में सुरंगें बनाना, तो ये इसलिए दुनिया को लगता है कि यहां पर ये कुछ न्यूक्लियर रिलेटेड काम पाकिस्तान कर रहा है। अब एक और आपको दिखाता हूं, इसके हैदराबाद शहर के पास एक जगह है, इसको बोलते हैं ये पेटोरो कैंटोनमेंट। पेटोरो कैंटोनमेंट ये एकरो इलाके में है, और हैदराबाद बहुत बड़ा शहर है पाकिस्तान का, उससे थोड़ी दूरी पर है। 2003 और 2004 में यहां पर भी एक कंस्ट्रक्शन साइट का काम शुरू हुआ था, और इसमें कई ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर्स, मतलब सर ज्यादा जानते होंगे, TELs, सर जिनसे मिसाइल लॉन्च होती है। हाँ जी, वो दिखाया था आपने जो। तो यहां वो TELs जो हैं वो पाए गए हैं। तो एक TEL होने का क्या मतलब है? सीधा सीधा ये जो सरफेस से लॉन्च के लिए न्यूक्लियर वेपन्स हैं। न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी जैसे 45 में जब न्यूक्लियर गिराया गया अमेरिका ने जापान के ऊपर, तो वो हवाई जहाज से गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी के बाद। बट पिछले 80 साल में अभी न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी स्टेज से लॉन्च किए जा सकते हैं, वो सरफेस से लॉन्च किए जा सकते हैं मिसाइल के तहत। इसके पास क्या कैपेबिलिटी है पाकिस्तान के सारी है ना, इनके पास सरफेस है जो आप लॉन्चर दिखा रहे हैं, ठीक है। दूसरा हवाई जहाज में वो डाल के F-16 अनेबल करके डाल सकते हैं। तीसरा समुद्री जहाज से लॉन्च हो सकते हैं वेपन्स। ओके। और चौथा जो है, जो बहुत कम लोग जानते हैं, ये सबमरीन से भी लॉन्च हो जाते हैं। तो सबमरीन से न्यूक्लियर वॉरहेड लेस्ड मिसाइल निकल के जा सकती है। इसके पास ये सारी कैपेबिलिटी है। हाँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट सबमरीन, बट बाकी 3 हैं। तो ये है इनका इफेक्ट। क्या ये जैसे मैंने बताया एक एग्रीमेंट हमारे इनके बीच में है, हाँ जी। तो क्या दोनों देशों को मालूम है कि ये अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स कहां रखते हैं, कितने वॉरहेड्स हैं? IAEA का जो है मैंडेट है, उसमें जितने भी न्यूक्लियर कंट्रीज हैं उनको रूटीन से अपनी सारी फैसिलिटीज़ की इंस्पेक्शन और उसकी जो वो है कहाँ स्टोरेज है वो बताना पड़ता है। ओके। तो अब बीइंग ए रोग नेशन, आई डोंट नो वो कितना बताते हैं, और लाडले हैं उनके तो कितना दिखाते हैं वो मुझे नहीं पता। पूछा जाएगा क्या कितना पूछा जाएगा, उनके लाडले हैं। अब इस युद्ध के दौरान आप देखिए, भारत ने इतना दबाव डाला, फिर भी अपने लाडले बच्चे को उन्होंने IMF का लोन दे दिया, जो कि मालूम है किस प्रयोग में जाया जाएगा। तो शरारत करता है, थोड़े F-16 दे देते हैं, थोड़ी शरारत करते हैं AMRAAM मिसाइल दे देते हैं, थोड़ी शरारत करता है तो और दे देते हैं। तो वो उनका है। और सर, हम लोग आज दिन में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की एक न्यूक्लियर वेपन्स एक्सपर्ट है, हमने उसका बयान भी दिखाया। उसने कहा पाकिस्तान की सेना को इस वक्त सबसे ज्यादा जो खतरा खाया जा रहा है या चिंता खाई जा रही है वो ये कि भारत और साथ में इजराइल कहीं उसके न्यूक्लियर हथियारों पर वार ना कर दें। आपने देखा था दिन में? देखिए सौरभ जी, यदि आप देखेंगे जो कैपेबिलिटी हमने दिखाई है वो तो कैपेबिलिटी है ही है, एक डेमोन्स्ट्रेटेड कैपेबिलिटी है, हमने वहाँ हिट नहीं किया। यदि आपने ये तो सारे मिलिट्री जो जानकारी रखते हैं उनको पता ही है कि उनके 3, यदि आप बड़े देखें, एक किराना हिल्स का आपने बात किया 60-70 के ऊपर, एक चंगाई हिल्स है। चंगाई हिल्स जो आपने हैदराबाद की बलूचिस्तान के आसपास जहाँ वो टेस्टिंग करता है, तो वो एक दूसरा है। और तीसरा जो है उसने अपने हिमालयन रेंजेस में, खास करके जो हम कहते हैं ये गिलगिट बाल्टिस्तान, ये POK में भी नहीं है, गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर में, और सारे हैं वो चाइना के तर्ज पे उसने बनाए हैं, और यह बना रहा है जो आप बता रहे हैं, वो डीप हैं, अंदर हैं, उसको हिट करना थोड़ा सा तेरी खीर है। मगर वहाँ तक क्योंकि हम उसका डेप्थ ही तकरीबन 1000 का है, और हमारे कैपेबिलिटी के अनुसार हम किसी भी हथियार से, चाहे इसमें सबमरीन के, हमारे पास कैपेबिलिटी, उसके पास नहीं है। उसके पास 2 ही कैपेबिलिटी है, या तो एयर से कर सकता है या ग्राउंड से कर सकता है, जिसमें उसके ICBM भी हैं, गौरी भी हैं, ये सब लेके जा सकते हैं। ICBM का इंटरकॉन्टिनेंटल भी कैपेबिलिटी है उनके पास, मगर कब तक रहेगी पता नहीं। उसको डर यही है कि ये मेरे पास ये कब तक है। और ये भी है सौरभ जी कि ये आतंकवादियों की जो कहता है उनके हाथ में भी उनके हाथ में भी पड़ सकते हैं। कई बार ये चर्चाएं हुई हैं
कि अमेरिका के पास भी ऐसी एक क्रैक टीम है कमांडोज की जो उसने तैयार रखी है कि कभी अचानक पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स जहां पर रखे हुए हैं उनको सुरक्षित करना पड़ जाए अगर ये गलत हाथों में पड़ जाए। एक पाकिस्तान ये भी दावा करता है कि एक वक्त था जब इजराइल भारत से सहयोग मांग रहा था कि आप हमारी मदद कीजिए और मैं हमला करूंगा और उसके न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो सब मैं तबाह कर दूंगा। ये भारत नहीं, ये दुनिया कहती है। तो आज पाकिस्तान की चिंता इसी से बढ़ी हुई है। 13 एयरबेस पे वार चंद मिनटों के अंदर अगर भारत कर सकता है तो यहां क्यों नहीं, जहां पर वो कह रहा है या दुनिया कहती है कि उसका न्यूक्लियर हथियार छिपा हुआ है। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब आपका, सिन्हा साहब आपका बहुत शुक्रिया।